नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शुक्ला आप सबका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आज हम अपने संविधान का एक भाग पढ़ने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 15 में जोड़ा गया था। और यह आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आता है। क्या होता है? आर्टिकल 324 में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय होगा। क्या होगा? एक स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब इसके ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 329 में भी यही कहा गया है कि जो निर्वाचन आयोग है इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा। मतलब इसका फैसला होगा उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। और इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और दो क्या होते हैं? दो इसके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इनकी इक्वल पावर मानी जाती है। और जो अगर कोई विवाद हो जाता है कोई अगर विवाद हो गया मान लीजिए इनके फैसले में लेकर, तो क्या होगा? बहुमत के आधार पर इस विवाद को निपटाया जाएगा। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। यहाँ से देख लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, रिमूव कौन करता है, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, इनको अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और इनको रिमूव भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। पर यहाँ पर संसद के एडवाइज पर। संसद किससे मिलकर बनी है? तो आप लोग जानते हैं कि संसद जो है हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारे संसद बनी हुई है। वो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, संसद हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है। और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर होता है, यानी कार्यकाल होता है, ये कितना होता है? तो ये 6 ईयर या 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 ईयर या फिर 65 ईयर होता है। ठीक है, और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो दो अन्य सदस्य होते हैं इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनको अपॉइंट एंड रिमूव प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। यहाँ पर रिमूवल के लिए संसद की सलाह नहीं ली जाती है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, और इनका कार्यकाल भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके कार्यकाल में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में थोड़ा अंतर है। ठीक है, इनका टेन्योर भी कितना होता है, इनका कार्यकाल भी कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल है ये भी कितना होता है? 6 वर्ष ही होता है। ठीक है, लेकिन जो इनकी अगर उम्र देखी जाए, कितने उम्र में रिटायर होंगे या सेवानिवृत्त होंगे, तो वो उम्र जो है 62 वर्ष रखी गई है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो आयु है वो 65 वर्ष रखी गई है। ये आपको थोड़ा सा माइनर जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में जो सदस्यों की संख्या और जो सेवा शर्त है, सदस्यों की संख्या और जो सेवा शर्त है उसका निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो जो क्वालिफिकेशंस होती हैं इनके सदस्यों की, उनका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया। क्या है कि जो ये सदस्य होते हैं, सदस्यों के क्वालिफिकेशन का उल्लेख हमारे संविधान में जो है नहीं किया गया है। और यह किसका किसका चुनाव करवाता है, ये बात भी आप लोगों को बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे ढंग से याद रखनी है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना होगा कि यहाँ किसका किसका चुनाव करवाता है। सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लोकसभा के उनका चुनाव करवाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा इनका भी चुनाव करवाता है,
एमएलए का चुनाव करवाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका भी चुनाव क्या है, निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, चुनाव आयुक्त के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। जो हमारा राइट टू वोट का अधिकार है, राइट टू वोट का अधिकार क्या है, वोट देने का अधिकार। जो हम जाते हैं ना किसी भी चुनाव में मतदान करने, अपना वोट देने किसी भी पार्टी को, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है कि ये किस आर्टिकल में है। तो वोट देने का अधिकार हमारे आर्टिकल 326 में है। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखनी है कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वोट देने का अधिकार जो है, राइट टू वोट का अधिकार जो है, ये कौन सी बॉडी है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, आप कोई भी किताब उठाकर देख सकते हैं। तो जो वोट देने का अधिकार है ये हमारा विधिक अधिकार है। मतलब अगर आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं है, दोनों है। ठीक है। तो आपको याद रखना है संवैधानिक अधिकार में नहीं आएगा, इसको हम विधिक अधिकार कहते हैं। ठीक है। राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार हमारा क्या है, विधिक अधिकार है। ठीक है। जो हमारा वयस्क मताधिकार है ये क्या है, विधिक अधिकार है। ठीक है। कानूनी अधिकार जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद में अपना क्या हुआ, पहले जो होता था वोट देने का अधिकार वो होता था हमारा 21 वर्ष। कितना होता था, 21 ईयर। ठीक है। 21 ईयर होता था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में। ये अब कई बार पूछा गया है कि जो 61 जो हमारा संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। 1989 जो ये था, जो इसके बाद क्या कर दिया गया, जो वोट देने का अधिकार था हमारा, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। क्या किया गया, 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हमारा लीगल वोटर्स था, लीगल वोटर्स थे, जो मताधिकार के जो है विधिक अधिकार था उनका, जो उनकी उम्र थी वो पहले 21 वर्ष थी, उसके बाद में क्या किया, घटाकर उसे 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। कुछ समितियां बनी थी, आपको वो समितियां भी हम याद रखेंगे क्योंकि इन समितियों से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो कमेटियां कौन कौन सी बनी, सबसे पहले BN तारकुंडे कमेटी। क्या है, BN तारकुंडे कमेटी। इसके अंतर्गत क्या किया गया, ये कमेटी कब बनी, ये जो है समिति है या कमेटी है, ये कब बनी, 1974 में बनी। और इसी के फलस्वरूप इन्होंने ही अपना रिपोर्ट सौंपा था। इसी के कारण जो है 21 वर्ष से जो मताधिकार था उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एज क्या किया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, पूछा जा सकता है कि किस समिति के सिफारिश पर जो है मताधिकार को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे मल्टीपल बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद में कौन सी कमेटी आई, दिनेश गोस्वामी समिति। तो दिनेश गोस्वामी समिति थी, ये 1990 में आई। और ये क्या करती है, इन्होंने 2 रिपोर्ट दिया। एक तो सरकारी व्यय की बात किया कि जो सरकारी खर्चे हैं वो किस आधार पर होते हैं, इसकी बात की। उसके बाद में एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो इन्होंने बात की वो ये था कि इन्हीं के आधार पर ही क्या किया गया, चुनाव में EVM का जो है उपयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ जो है दिनेश गोस्वामी कमेटी के सिफारिश पर ही किया गया था। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके बाद में एक कमेटी बनी थी इंद्रजीत का अधिकार। ठीक है, अधिकार नहीं होगा, इंद्रजीत की समिति जो है यहाँ पर। ठीक, इन्होंने क्या कहा, इंद्रजीत में 1998 में एक कमेटी बनी थी और ये कमेटी जो थी ये निर्वाचन सुधारों से संबंधित थी कि निर्वाचन में कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से इन 3 कमेटी को आप याद रखेंगे, इन 3 समितियों को आपको जरूर से ज़रूर याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्क फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयुक्त के जो कार्य हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है, निर्वाचन आयोग की तिथि तय करना कि किस तारीख को हम
किस एरिया में चुनाव करवाएंगे, ये भी क्या करता है, निर्वाचन आयुक्त ही तय करता है। उसके बाद में क्या होता है, इलेक्शन चिन्ह तय करना। जो इलेक्शन का चिन्ह, मान लीजिए जैसे भाजपा है तो उसका कमल का फूल है चिन्ह, एंड कांग्रेस है तो उसका हाथ का पंजा है, और सपा है, बसपा, इन सबका जो है चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयुक्त ही निर्धारित करता है। ठीक है। और निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन तय करना। आपको यहाँ पर समझना है कि परिसीमन क्या है। परिसीमन मतलब है कि मान लीजिए कभी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ तक मान लीजिए कोई एमएलए है जिसका चुनाव होना है, कोई एक क्षेत्र है पार्टिकुलर, उस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ता है। ठीक है। अगर निर्वाचन क्षेत्र जो है, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो जो ये क्षेत्र इससे बचा हुआ है, इस क्षेत्र को भी इसके अंतर्गत शामिल कर सकता है। मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं या कोई भी जहाँ से चुनाव लड़ता है, अगर निर्वाचन आयोग चाहे तो क्या कर सकता है, उसकी जो है क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। कि मान लीजिए 2 गांव थे या 3, मान लीजिए 2-3 गांव अगर और शामिल करने हैं उस क्षेत्र में, तो उसको ही हम परिसीमन निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और उसी को हम परिसीमन मतलब सीमा तय करना। क्या करना, सीमा तय करना कि किसकी सीमा कहाँ तक है, निर्वाचन क्षेत्र जो क्षेत्र है उसकी सीमा हम आगे कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि परिसीमन आयोग कब कब बना। तो परिसीमन आयोग जो है ये 1952 में बना, 1963 में बना, 1973 में बना और 2002 में बना। अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, नहीं तो एक काम कीजिएगा कि आखिरी में आप पकड़ लीजिए, 10-10 साल के अंतराल में पहले बना। 52, 10 कितना होता है 62, लेकिन एक 63, ठीक है 11 साल। तो 52, 10, 62, 63 में बना। फिर क्या बना, 73 में बना। उसके बाद में क्या बना, 2002 में बना। 2 3 3 2 आपको याद रखना है, 2 3 3 2। ठीक है। 52, 63, 73, 2002, 52, 63, 73, 2002, 52, 63, 73, 2002। जहाँ तक मेरी राय है आप लोगों को अब ये याद हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे नोट करके आपको एक बात समझनी है यहाँ पर, आगे अभी हम फिर इसकी बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो है आर्टिकल 329, अभी हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि आर्टिकल 329 के तहत निर्वाचन आयोग के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब जो निर्वाचन आयोग के डिसीजन होंगे या निर्णय होंगे उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है निर्वाचन आयोग से यहाँ से। ठीक है। आगे देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग के वर्क क्या देखेंगे हम कि उसकी जो है कार्य क्षमता क्या क्या होती है, कौन कौन से कार्य करता है। तो पहली बात है क्या होता है, पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मान्यता देना, इसका एक कार्य होता है। रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, और वो होती है नेशनल पार्टी। ठीक है। जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी होती है, अगर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी बनाना चाहता है तो लोकसभा या राज्यसभा में चुनाव में जो चुनाव होंगे उसमें उसको टोटल चुनाव के 8% मत को प्राप्त करना अनिवार्य माना गया है। अगर आपको रीजनल पार्टी में शामिल होना है तो आपको लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में 8% मत को आवश्यकता रूप से प्राप्त करना होगा, तभी आपको रीजनल पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाएगा। नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको यहाँ पर राज्यसभा नहीं, यहाँ पर केवल लोकसभा है। आपको लोकसभा में 2% मत जो है प्राप्त करना अनिवार्य माना गया है। क्या है, आपको 2% मत जो है प्राप्त करना अनिवार्य। अगर आप 2% मत प्राप्त कर देते हैं तो आपको नेशनल पार्टी घोषित किया जा सकता है। ठीक है। नेशनल पार्टी हमारी कौन कौन सी है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, बीएसपी है, और एक हमारा जो है भाजपा है। क्या है, समाजवादी पार्टी। ठीक है। आगे देखते हैं इसका कार्य क्या क्या है। और एक नोट अभी आप पहले जान लीजिए क्या है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्थानीय जो निकाय हैं इनका चुनाव कौन करवाता है। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में आया हुआ है कि जो हमारे स्थानीय निकाय हैं इनका चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है। तो स्थानीय निकायों का चुनाव हमारे डीएम से
डीएम के द्वारा करवाया जाता है। जो उस जिले का डीएम होता है वही स्थानीय निकायों का चुनाव करवाता है। और अब आगे देखें कि हमारे जो निर्वाचन आयोग है उसका अगला कार्य क्या होता है, आचार संहिता जारी करना। आप लोग जानते हैं कि चुनाव के समय आचार संहिता लग जाती है, ठीक है। अयोग्यता के मामले में क्या होता है, अयोग्यता के मामले पर राष्ट्रपति को सूचना देना। अगर कोई अयोग्य काम करता है, कोई भी सांसद या कोई भी व्यक्ति जो कि संसद में है, अगर वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे हानि पहुंचती है पूरे संसद को या फिर मानहानि होती है, तो राष्ट्रपति को क्या होता है, चुनाव आयोग सूचित करता है। इसी के संदर्भ में क्या हुआ, इसी के संदर्भ में जो हमारा आर्टिकल 103 है, ये अयोग्यता के मामले पर एमपी ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको रिमूव कर सकता है। कैसे रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकता है। कैसे, एडवाइज ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर अयोग्यता है, कोई अयोग्यता दिखाता है लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य, तो उस मामले में आर्टिकल 103 के तहत जो है उसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइज पर रिमूव किया जा सकता है। और जो अगर हम देखें तो आर्टिकल 192 जो हमारा वो तो हो गया लोकसभा राज्यसभा, ये हो गया हमारा क्या हो गया, आर्टिकल 192 में क्या होता है, आर्टिकल 192 के तहत जो होता है गवर्नर रिमूव कर सकता है किसके, इलेक्शन कमीशन के सलाह पर किसे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को अयोग्यता के मामले पर गवर्नर जो है इलेक्शन कमिश्नर के सलाह पर रिमूव कर सकता है। अब हम एक एक आर्टिकल देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो हम समझ रहे थे जो है इसको इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। अब हम आगे पार्ट 15 में पढ़ता है, अभी हमने आपको बताया जो है इलेक्शन कमिश्नर, और ये आर्टिकल 324 से 329 तक क्या है, पढ़ता है। आर्टिकल 324 क्या कहता है, आर्टिकल 324 कहता है कि निर्वाचन का नियंत्रण एवं अधीक्षण इलेक्शन कमिश्नर करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, और उसका मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर करेगा। आर्टिकल 326 अभी हमने आपको पढ़ाया, वयस्क मताधिकार, जो कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में जो आर्टिकल 329 है हमारा, जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं 324, 26 और 29 हैं, आपको ये 3 आर्टिकल ही केवल ध्यान में रखने हैं। जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट को कोई इंटरफेयर यहाँ पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरफेयर यहाँ पर कोई भी अपना सुझाव नहीं दे सकता है। अभी हमने आपको बताया कि 329 जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है, मतलब इसी के तहत ही निर्वाचन, जैसे इसी के तहत ही जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरफेयर या नहीं कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब कुछ इसका हम इतिहास जान लेते हैं इलेक्शन कमिश्नर का। तो इलेक्शन कमीशन सबसे पहले क्या थी, ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। क्या थी, या एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब पहले इसमें केवल क्या होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था। लेकिन क्या हुआ, 1993 में इसे मल्टी मेंबर बॉडी यानी या कह सकते हैं 3 लोगों की जो समिति बनी है, 3 लोगों की जो सदस्यता थी इसमें आई, और रमा देवी एक मात्र महिला हैं जो इसके कार्यवाहक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। और आप लोग सब जानते होंगे कि जो नोटा है ये 2013 में आया, ठीक है, 2013 में आया, जिसे 2014 के चुनाव में क्या किया गया, उपयोग में लाया गया और इसको यूज किया गया। जो हमारा वीवीपैट है इसको 2017 में लाया गया, ठीक है। और कौन सा वर्जन था, M3 वर्जन, कौन सा वर्जन था, M3 वर्जन था। वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट
ट्रायल जो है ये लाया गया हमारा 2017 में। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त या आयोग के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। ये आर्टिकल 243 के में पड़ता है, जो कि हमारे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। आपको यहाँ पर याद रखना है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो आपको याद रखना 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जोड़ा गया। इलेक्शन ये क्या करता है, लोकल गवर्नमेंट का क्या करता है, इलेक्शन करवाता है। ठीक है, और इसका चेयरमैन को जैसे वहाँ पर था सेम वैसे ही यहाँ पर है कि इसके चेयरमैन को अपॉइंट जो है गवर्नर करता है। वहाँ पर राष्ट्रपति हेड होता है नेशन का, हेड ऑफ नेशन होता है, और गवर्नर क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, तो स्टेट की जो सारी चीज़ें होंगी उसको गवर्नर के द्वारा निपटाई जाती हैं, और जो सेंट्रल की सारी चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा निपटाई जाती हैं। और इसके चेयरमैन को रिमूव कौन करता है, जो इसके चेयरमैन को रिमूव यहाँ पर प्रेसिडेंट ही करेगा, अपॉइंट गवर्नर करेगा। ठीक है, रिमूव प्रेसिडेंट करेगा पार्लियामेंट के ही एडवाइस पर। जो वहाँ पर था इलेक्शन कमीशन में था वही यहाँ पर भी चेयरमैन के साथ है कि रिमूव तो प्रेसिडेंट ही करेगा संसद के सलाह पर, लेकिन अपॉइंट यहाँ पर गवर्नर करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। और ये रिजाइन अगर देना चाहे तो गवर्नर को दे सकता है। और इसका टेन्योर क्या होता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 साल। ठीक है, बस आपका जो है इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग है यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो, ये मात्र आपको रिवीजन के तौर पर है। ठीक है, लॉकडाउन में कि आपका हर चैप्टर रिवीजन होता रहे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करें, शेयर भी जरूर करें।